नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। जी हां, विलयन। दोस्तों, विलयन को जानने से पहले हमको इनके कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि विलयन कहते किसे। जैसे अगर हम किसी बच्चे को पूछें कि विलयन है क्या, और उसमें यदि हम विलेय और विलायक पूछ दें तो बच्चे फट से बोल देते हैं जल विलायक है। तो ये जब हम छोटे क्लास में बोलते हैं तो ठीक है कि जल एक विलायक है, लेकिन हम जब बड़े क्लास में आते हैं तो यदि हम ये बोले कि जल ही विलायक है तो ये सही नहीं है। विलायक की जो एक सर्वमान्य जो परिभाषा होता है, जो डेफिनेशन होता है, वो क्या है, हमको ये जानना है। क्योंकि हम साइंस लेके पढ़ रहे हैं, 12th में हैं, तो विलयन या विलायक की परिभाषा ऐसी साधारण तो नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो को बहुत सावधानी से देखिए, क्योंकि आज का वीडियो बेसिक है। आज का जो वीडियो है वो जड़ है विलयन की, तो इसको बहुत ही सावधानी से देखना है। बिल्कुल भी इसको एक भी जगह मिस नहीं करना है, क्योंकि आज जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मोलरता, ध्यान से सुनिएगा, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, ये तीनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनका डेफिनेशन वो याद नहीं कर पाता। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको ये तीनों चीजों पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा और आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलता, मोलरता और मोललता में होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम कुछ विलयन के बारे में जानते हैं। मैं बता रहा था विलायक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी विलयन में, विलयन किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हो। जैसे घर में हम नॉर्मली अगर हम शरबत बनाएं तो शरबत में क्या चीज मिला होता है, शरबत में मिला होता है पानी मिला होता है और शक्कर मिले होते हैं। इसका मतलब यह है, नॉर्मली जब परिभाषा दिया जाए तो हमने जैसे शरबत का परिभाषा दिया तो पानी क्या हो गया, विलायक, और शक्कर क्या हो गया, विलेय। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो विलायक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। इसका मतलब यह है कि हमको विलायक के बारे में जब पढ़ना होगा, विलयन के बारे में जब पढ़ना होगा, तो हमको बहुत सारे विलयनों के बारे में जानना होगा। इसका मतलब विलयन कितने प्रकार के होते होंगे, फिर हम तो एक दो प्रकार के विलयन ही जानते हैं। विलयन मतलब केवल घर में जो अपना प्रैक्टिकल करते हैं, घर में जो चीज देखते हैं, बस वही विलयन है। चाय बनाए, देख लिए चाय, हाँ विलयन है। शक्कर से घोल दिए तो शक्कर क्या है, विलेय है। कुछ और चीज को घोल दिया तो वो चीज क्या है, विलेय है। यहां तक सीमित नहीं है, रसायन तो इससे बहुत आगे की बात करता है। तो हमारे पास विलयन कितने प्रकार के होंगे, हम 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। वैसे एक बात और बता दूं, आजकल पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्था तो आप लोग भी जानते हो, ठोस, द्रव और गैस। एक और अवस्था होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये प्लाज्मा जो है हमारे पृथ्वी में नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन आजकल चौथी अवस्था का खोज हो चुका है। जी हां, ये प्लाज्मा होता है जो तारों में पाया जाता है। तो आइए हम ये 3 पदार्थ के द्वारा, ठोस, द्रव और गैस के द्वारा विलयन बनाना सीखते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में। उसी प्रकार द्रव का द्रव में। तो इस प्रकार से टोटल कितने प्रकार के आपके पास विलयन हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। जैसे मैं विलायक के रूप में यदि मैं द्रव को लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। अगर मैं किसी द्रव को लेता हूं किस रूप में, विलायक के रूप में, तो हमारे पास जो विलयन होगा वो किस प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कैसे, ये देखो, 1, 2 और 3। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि द्रव का द्रव में, ठीक है, द्रव का ठोस और द्रव का गैस, इस प्रकार का। मतलब ये किस रूप में प्रयोग हो, जब विलेय के रूप में प्रयोग हो। बड़ा ही आसानी से समझ आएगा, आराम से देखते रहिए। यदि हम द्रव को विलायक के रूप में लेते हैं तो विलेय के रूप में इनको लेंगे। मतलब जैसे द्रव का द्रव में विलयन, इसका एक उदाहरण बताऊं आपको, बड़ा आसानी से समझ आएगा। जैसे द्रव का द्रव में विलयन, मतलब हम पानी में जब एल्कोहल को मिलाते हैं तो दोनों ही कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव का द्रव में विलयन। अर्थात यहां पर विलायक कौन है, द्रव है, और विलेय भी क्या है, द्रव है। ठीक है। दूसरा, द्रव का ठोस है ना,
मतलब जब विलेय के रूप में किसको लें, ठोस को लें। ध्यान देना है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। यहां पर द्रव को किस रूप में ले रहे हैं, विलायक। मतलब जब हम पानी में शक्कर को मिलाते हैं, ध्यान दीजिए, विलेय के रूप में किसको लेना है, ठोस को लेना है ना। तो क्या करेंगे, जब हम पानी में किसको मिलाते हैं, शक्कर को मिलाते हैं, तो वो किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, बताइए आप लोग। वो किस प्रकार का उदाहरण है, ठोस का द्रव में विलयन। उसी प्रकार जब द्रव में गैस को मिलाया जाता है, मतलब कि किसकी मात्रा ज्यादा हो, जब द्रव की मात्रा ज्यादा हो और गैस की मात्रा कम हो, तब वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके पास कितने विलयन हो गए, 3 प्रकार के। इसी प्रकार जब यहां पर क्या लिया जाए, गैस लिया जाए, तो इनके भी मतलब विलायक के रूप में किसको लिया जाए, बोल रहा है विलायक के रूप में हम किसको लें, गैस को लें। तो इनके भी कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे, है ना। जब गैस में द्रव को मिलाएं, मतलब द्रव क्या हो, कम मात्रा में हो, यहां पे द्रव मिलाएं। उसी प्रकार गैस में किसको मिलाएं, ठोस को मिलाएं। उसी प्रकार किसमें, गैस में गैस का विलयन, ठीक है। इसी प्रकार किसका मिलाएंगे, ये हो गया द्रव हो गया, गैस हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ठोस, इसका भी 3। तो आसानी से मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि 9 प्रकार के विलयन होंगे। वो किस आधार पर निर्भर करेगा, विलायक के रूप में हम किसको ले रहे हैं, तो उनको उन्हीं तीनों प्रकार के पदार्थों को उसमें कम मात्रा में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा। उदाहरण के लिए इसका देख लो, जब गैस में द्रव को मिलाया जाए, मतलब द्रव की मात्रा क्या हो, कम हो, तो ऐसा उदाहरण आप बता सकते हो, जो जलवाष्प होता है ना, जलवाष्प में वायु की मात्रा अधिक होती है और जो जल के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, उसका उदाहरण हो गया। गैस में ठोस का उदाहरण, इसका उदाहरण कौन सा बताओ, गैस में ठोस का, मतलब गैस में ठोस मिला हो और ठोस की मात्रा क्या हो, कम हो, इसका उदाहरण कौन बताएगा, चलो बताओ। शायद नहीं बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर। आप लोगों ने कपूर देखा होगा, कपूर क्या है, ठोस अवस्था में है, और हमने पढ़ रखा है कि ठोस क्या करता है, मतलब कपूर क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, वो एक अवस्था से सीधी दूसरी अवस्था में, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। क्या करता है वो, या तो ठोस में रहेगा या फिर क्या करेगा, गैसीय अवस्था में होगा, वो लिक्विड अवस्था में नहीं आता है। तो कपूर का गैस में विस्तरण, तो कपूर किस अवस्था में है, उसमें मिल गया ना, गैस में, तो ये उदाहरण आ जाएगा। या फिर धुआं देखिए, धुआं जब गैस में मिलता है तो धुआं में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन का कोई भार होता है, मतलब वो क्या हो गया, ठोस हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं धुआं जल रहा हो कंटिन्यू, तो उसमें एक परत जम जाती है, तो परत जम गया मतलब वो क्या है, ठोस है। इसका मतलब यह है धुआं में जो गैस होता है वो किसका उदाहरण है ना, ये वाला गैस का ठोस में। उसी प्रकार गैस में गैस का उदाहरण तो कितनों हजारों है, आप लोग पता डालोगे। उसी प्रकार ठोस का अब बोलेगा कोई सर ये कैसे हो सकता है, ठोस में ठोस का विलयन कैसे होगा, विलयन उसको कैसे बोलेंगे। हमने अभी रसायन में परिभाषा बताया है, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक और जिसकी मात्रा कम हो वो क्या है, विलेय है। और ये जब दोनों मिलता है तब क्या बनता है, विलयन बनता है। तो भाई आपके घर में जो बर्तन होते हैं, कांसा के जो बर्तन होते हैं, पीतल के जो बर्तन होते हैं, या पीतल की कोई भी चीज होती है, तो बताओ पीतल क्या अकेला चीज मिलकर बना है, कोई ना कोई चीज से मिलकर बना है। इसका मतलब पीतल में जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलेय है। तो ये रसायन में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले जो शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेट विलयन और एक होता है तनु विलयन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा उपयोग होते हैं और इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप रसायन को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच करने से आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है सांद्र कॉन्सेंट्रेट विलयन जिसको बोलते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेट विलयन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। आपके जो लैब में जब जाओगे, प्रैक्टिकल लैब में जाओगे, तो आपको जो विलयन दिखता है वो अक्सर डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, तनु विलयन होता है। कॉन्सेंट्रेट बहुत खतरनाक होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के जो बॉटल है उसमें कॉन्सेंट्रेट लिखा है तो बिना टीचर के परमिशन को उसको छूना नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेंट्रेट विलयन। किसे कहेंगे फिर, ऐसे विलयन, वो तो दिख रहा है। अब चूंकि हम रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ये बहुत डेंजरस चीज है। क्यों, क्योंकि विलयन है, और विलयन भी कैसा, जब आप लैब में घुसते हो, एसिड किसको बोलते हैं जी, एसिड, अम्ल। लेकिन एसिड का एक और अर्थ होता है तेजाब, मतलब बहुत ही खतरनाक चीजें होती है।
तो विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेट विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि विलायक से ज्यादा हो, लेकिन ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो। नॉर्मल सी बात, यदि 1 कप पानी में आपको 2 चम्मच नमक को घोल के दे दिया जाए पीने के लिए, तो क्या आप उनको पी पाओगे? नहीं पी पाओगे ना। क्यों नहीं पी पाओगे? क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेट है। तो याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट किसको बोलते हैं? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो। तनु विलयन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइल्यूट फॉर्म, है ना, डाइल्यूट। ये होता है तनु विलयन। तनु विलयन मतलब 1 गिलास पानी में आप नमक के 2 दाने डालते हैं, बहुत चुटकी भर डालते हैं, तो ये कौन सा विलयन होगा? तनु विलयन, है ना। मतलब तनु विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लैब में जो भी विलयन होते हैं, बहुत सारे विलयन तनु फॉर्म में ही रखा जाता है। ये देखिए, उसके बाद संतृप्त विलयन किसे बोलते हैं? जब आप किसी विलयन में निश्चित मात्रा को घोल सको, उसके बाद उसमें और विलेय पदार्थ को न घोल सको, तब उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है। दूसरा, इधर देखो, दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे बोलते हैं? ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा घुली हुई है, जिसमें हम और विलेय पदार्थ घोल सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी में आपने थोड़ा सा नमक घोला हुआ है, जबकि उसमें और बहुत सारे नमक हम क्या कर सकते हैं? घोल सकते हैं, तब वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अब ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें संतृप्तता से ज्यादा, लेकिन इसके लिए कोई विशेष कंडीशन होगा। ठीक है। मतलब कोई विलयन है जिसमें हमने कोई विलेय पदार्थ घोला है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में जितना घुला है, वो अगर हम उसके टेम्परेचर को एकदम से कम कर दे, फट से बहुत तेजी से कम करें, तो उनका जो विलेय जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। ठीक है। ऐसा अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो क्या करना, आप नमक को एक निश्चित मात्रा तक, एक कप पानी ले लेना, गिलास लेना कांच वाला, उसमें क्या करना, नमक को घोलना, एक निश्चित मात्रा तक घोलेंगे, उसके बाद उसमें नमक नहीं घुलता है। ध्यान दीजिएगा, कांच के गिलास में घोलिएगा, निश्चित मात्रा के बाद घोलने के बाद उसमें और विलेय पदार्थ मतलब नमक को हम नहीं घोल सकते, तभी क्या विलयन हो गया? संतृप्त विलयन। जब नहीं घोल पा रहे हैं, लेकिन हम किसी और माध्यम से घोल ही डालते हैं उसमें, तो कैसे घोलेंगे? उसी पानी को जिसमें आपने नमक को घोल रखा है, उनको थोड़ा सा क्या कर दो? गर्म कर दो। गर्म करने के बाद देखते हो कि उसमें हम थोड़ी सी नमक को और क्या कर सकते हैं? और घोल सकते हैं। अब जब इन गर्म पानी को, जब हमने इस विलयन को गर्म किया, तो उसमें हमने विलेय पदार्थ की मात्रा को और घोल रखे हैं। जब हम इनको ठंडा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठंडा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा विलेय पदार्थ हमने घोला था वो क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार के विलयन जिसमें हमने उसके आवश्यकता से अधिक विलेय पदार्थ घोल दिया था, तब वो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। ये क्या होता है? जब इसको एकदम से ठंडा किया जाता है या फिर गर्म पदार्थ में इनको घोला जाता है, तब ये जब नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तब भी इनके जो विलेय पदार्थ पृथक हो जाएंगे, या फिर कोई ऐसे पदार्थ जिनको नॉर्मल टेम्परेचर पर घोला गया है और उसको एकदम से ठंडा किया जाए, तब भी इनके विलेय पदार्थ क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। आइए अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिनसे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता। इनका डेफिनेशन याद करने में उनको बड़ा पसीना छूट जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। आज की वीडियो को आप बहुत ही सावधानी से देखिएगा, मेरा गारंटी है कि इसके बाद आपको ये तीनों चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके लिए आपको वीडियो को बड़े सावधानी से देखना है, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को आपको क्या करना है? याद करना है। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग मोललता को, इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, मोललिटी। ठीक है। इनको छोटा एम से दर्शाते हैं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, इसको छोटा एम से दर्शाते हैं। इसका डेफिनेशन कैसा होगा मोललता की? ध्यान दीजिएगा, जिस क्रम से मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, आपको उसको इसी क्रम से याद करना है, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। मोललता, ध्यान दीजिएगा, मोललता में क्या लिखा है? मोललता मतलब मोललता वह है जिसको 1 किलोग्राम, किलो में ला आता है ना, मोलल में भी ला आता है और किलो में भी ला आता है, ऐसा ट्रिक बना लेना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मोललता मतलब एक, जब विलायक को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, विलायक का 1 किलो या फिर क्या लिखेंगे 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम मतलब कितना होता है? 1 किलो होता है।
तो विलायक का 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, याद हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। विलायक का 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। यहां पर यह ध्यान देना है कि जब हम क्या निकालते हैं, मोललता निकालते हैं, तो विलायक का 1 किलोग्राम भार लेना है या 1000 ग्राम है ना भार लेना है, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा लेनी है, तो वो क्या कहलाएगा? मोललता। इसका सूत्र किस रूप में होगा? ये देखो मैं सूत्र लिख रहा हूं, है ना, एम बस लिख लेता हूं, ये मोललता हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और नीचे में क्या होता है? विलायक का भार, ये किसमें होगा? किलोग्राम। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, ये मैंने पिछले बार बताया था, NB बराबर होता है, यहां पर होता है ये WB और ये होता है MB। ये क्या होता है? विलेय पदार्थ का भार, ठीक है, ये W लिखा है मतलब वेट होता है, और MB मतलब क्या होता है? आणविक भार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है। इनको अभी और बताऊंगा जब मैं मोल प्रभाव पढ़ाऊंगा, तो अभी आप लोग याद रख लीजिएगा, मोलों की जो संख्या होती है किसी भी पदार्थ के, विलेय पदार्थ है तो उनका भार होगा, भार जिसको हम लोग तौल सकते हैं वो भार कहलाता है, और ये होता है आणविक द्रव्यमान, ये तौलने की चीज नहीं होती है, ये अणु का भार होता है जिसको, या परमाणु का, इसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, है ना। और ये क्या होता है? उनका भार। तो ये इस सूत्र को यहां पे लगा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विलायक का भार लिखा है, और विलायक को किससे दर्शाते हैं जी? ए से, ठीक है। तो W विलायक का भार लिखा है ना, तो भार को किससे दर्शाते हैं? ए से। विलायक को ए बोलते हैं और विलेय को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तो यहां पर देखो विलायक का भार W है। अब इसको लिखना चाहें तो इस रूप में लिखेंगे, तो यहां पर देखो N, यहां पर क्या हो जाएगा? NB बटे क्या हो जाएगा? A, और गुणित यहां पर हो जाएगा 1000, ठीक है। NB का मान लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं। तो इस NB का मान जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? वहां से देखो NB का मान, तो आपका M का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, NB का मान वहां से लिख लेंगे, ये हो जाएगा WB बटा यहां पर आ जाएगा MB, और ये गुणित WA, और ये गुणित हो जाएगा 1000। दोस्तों ये आपका मोललता का सूत्र है, मोस्ट एमपी सूत्र है, इसको आप लोग बिल्कुल भी, मोलरता बहुत ही सावधानी से देखिएगा, मोलरता इसमें लिखा है मोलर, मोलर में र आता है लास्ट में, तो इसको क्या करेंगे? लिटर में घोलेंगे, क्योंकि लिटर के भी लास्ट में क्या है? र है। ध्यान दीजिए कि बोले ट्रिक के रूप में आपको बताया जा रहा है, ये किसी बुक में नहीं लिखा रहेगा। तो ये मोलर, तो मोलर को क्या कहेंगे? मोलरता। इसको लिख लेते हैं इंग्लिश में, ये हो जाएगा मोलर, मोलरिटी, ऐसा। और इसको बड़े एम से दर्शाते हैं, ठीक है। इनका परिभाषा भी बड़ा सरल है। जब हम मोललता को किस में तोल रहे थे? ग्राम में तोल रहे थे, या 1 किलोग्राम में। इसको किस में तोलना है? 1 लीटर में। तो यहां पे लिखा आएगा, मैं मोललता दूसरा को पढ़ा रहा हूं, तो 1 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर, या इसी को कोष्टक में क्या लिख सकते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में, ध्यान दीजिएगा यहां पे विलियन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो। तो 1000 लीटर या 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यही क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। और मोलरता को किससे दर्शाते हैं? बड़े एम से दर्शाते हैं, ठीक है। ये बड़ा एम याद रहेगा, इसको बड़ा एम से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा? ये भी बड़ा आसान है, बहुत ही सरल है। उसी प्रकार ये कैसा होगा? इसमें भी आएगा ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या, तो ये भी वैसा ही है। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा विलियन का आयतन। ये किस में आ जाएगा?
लीटर में। ठीक है, फिर इसका यहां पे हम लिखते हैं मोलों की संख्या, मैंने यहां पे बताया था, देखो यहां पर उसी को लिखना है। तो ये बड़ा M बराबर कितना हो जाएगा जी, यहां पे N होगा, NB, और नीचे में विलियन का आयतन बोल रहा है भाई, आयतन, आयतन को किससे दर्शाते हैं, V से, और इसको किस में लिखना है, लीटर। अब अगर इसको मिलीलीटर में करेंगे तो यहां पे 1000 से गुना कर देंगे, अभी फिलहाल लीटर में ही लिखते हैं इसको, मान लीजिए लीटर में लिखते हैं। ठीक है, अब NB बराबर कितना होता है, WB बटा MB। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, WB बटा MB, और यहां पर गुणित कितना हो गया, आयतन ये लीटर में लिखा है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, 1000 से गुना कर देंगे। तो ये आपका निकल गया, किसका सूत्र निकल गया, मोलर का। आइए अब हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रसायन में जब भी आप किसी प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं तो विलयन जो बना के दिया जाता है वो नॉर्मलता में होता है, तो इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप रसायन को समझना चाहते हो तो इसको बहुत ही सावधानी से समझिएगा। अब नॉर्मलता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मलता, इनको बड़े N से दर्शाते हैं। आप इनसे परिचित तो होंगे ही, क्योंकि नॉर्मलता से सभी परिचित होते हैं, बस इनके डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। यदि क्या करें, 1 लीटर विलियन में, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ का है ना, 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकों में संख्या, ग्राम, सॉरी ये ग्राम है, ग्राम तुल्यांकों, ये हो गया ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगा, है ना, वो क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वो क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है, और इनको हम बड़े N से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये भी लीटर में होगा, यहां पर लिखते हैं, जो नॉर्मलता है ये होगा विलेय का ग्राम में भार, नीचे हो जाएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, बहुत ही आसानी है, आसान से, विलेय का ग्राम तुल्यांक भार, है ना, या तुल्यांकी भार बोल सकते हैं, और गुणित यहां पर होगा विलियन का आयतन। ठीक है, और ये किस में होगा, लीटर में होगा। अब विलेय का ग्राम तुल्यांक में अब भार बोल रहा है, और विलेय किसको, विलेय को किससे दर्शाते हैं आपको बताया गया अभी फिलहाल, विलेय को किससे दर्शाते हैं, B से, और विलायक को किससे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं। तो इनका जो भार होगा, ध्यान दीजिएगा, विलेय का भार लिखेंगे वो क्या होगा, WB होगा ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मलता निकालेंगे तो विलेय का ग्राम में भार, और उसको किससे दर्शाते हैं, B से, तो ये हो जाएगा। और विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा E गुणित, यहां पर क्या हो जाएगा, V, और V किस में है जी, यहां पर लीटर में है। यदि आप लीटर में लिखते हो तो ये लीटर ही लिखाएगा ऐसा, लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, मिलीलीटर में लिखते हैं। अगर इसको हम मिलीलीटर में लिखना चाहें तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा N बराबर यहां से WB बटे E तो होगा ही, चूंकि विलेय के लिए है इसलिए आप यहां पर EB भी लिख सकते हो, गुणित यहां पर क्या होगा, V होगा। अब इसको यदि हम किस में लिख रहे हैं, मिलीलीटर में लिख रहे हैं, तो इसको हमें किससे गुना करना पड़ेगा, या तो यहां पे कर दें, 1000 से गुना करना पड़ेगा। दोस्तों ये सूत्र बहुत ही उपयोगी सूत्र होता है, क्योंकि नॉर्मलता जब भी निकालना हो तो इस प्रकार हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी विलयन को तैयार करना हो, मान ले जाए हमें पोटेशियम परमैंगनेट का N/20 नॉर्मलता का विलयन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इनका भार हमको पता होना चाहिए ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट का भार होगा एक्चुअल में, तो इनको छोड़ के बाकी को पक्षांतर कर दो, तो ये सब इधर आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, N गुणित ये ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, देखो, तो ये हो जाएगा EB, इसको तुल्यांकी भार बोलते हैं, और ये हो जाएगा विलयन, जितना विलयन का बनाना है, और ये 1000 ऊपर में था तो कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्मलता। दोस्तों ये वाला सूत्र बहुत ही उपयोगी सूत्र होता है,
इन्हीं के आधार पर हम किसी नॉर्मलता का विलयन बनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज जो 3 प्रकार मैंने बताया है, नॉर्मलता, मोलरता और मोललता, ये तीनों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।